हेलो हेलो टू स्कोर अप लर्निंग। टुडे टॉपिक इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये क्लासेस हैं पीजीटी कॉमर्स के लिए जो हेल्पफुल रहेंगी डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, एचटीएट, अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। टुडे टॉपिक इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल मीन्स जो हमारे पास फंड्स होता है उसको, स्ट्रक्चर मीन्स उसका इस तरह से ढांचा तैयार करना जो हेल्पफुल रहेगा एक कंपनी के लिए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को रेज करने में। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कैपिटल कहाँ से रेज होती है? एक डेप्ट के थ्रू होती है और एक हमारी होती है शेयर्स के थ्रू। मतलब कि शेयर्स और डेप्ट को जो है हम इस रेशियो में करें ताकि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है एक फर्म की वो इंक्रीज़ हो सके और फाइनेंशियल का रिस्क कम से कम हो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ऑनर्स फंड मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड बोरोड फंड्स क्या होता है? जो हम उधार लेते हैं डेप्ट के थ्रू, जो हम रेज करते हैं, या फिर कोई हम शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, वो सारा किस में आता है? बोरोड फंड्स में आता है। और इट रिप्रेजेंट्स करता है प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी कैपिटल। प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो, कि हमारे पास डेप्ट और इक्विटी का कितना रेशियो होना चाहिए, जो मिलाकर हमारी क्या बनती है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को एक बिजनेस की और एक फाइनेंशियल के रिस्क को, कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं अपनी बिजनेस में और उसके थ्रू हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। थर्ड पॉइंट इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर रिलेटेड टू द म्यूचुअल प्रपोर्शंस ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल। ये जो भी सोर्सेज होंगे, मतलब ऑनर्स फंड्स के थ्रू करो या फिर डेप्ट के थ्रू करो, ये कहाँ से होते हैं? हमारी लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं कैपिटल के। जैसा आप इस इमेज में देख रहे हो कि एक तो डेप्ट कैपिटल के थ्रू हमारी कैपिटल आती है, एक आती है इक्विटी कैपिटल के थ्रू, और दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटीज ऑफ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, इस तरह से होना चाहिए जो मैक्सिमाइज कर सके वैल्यू ऑफ द फर्म को। इसे बोलते हैं साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। मिक्सअप करना डेप्ट को एंड द ऑनर्स फंड्स को, जिससे आपकी वैल्यू है वो जो फर्म की वो इंक्रीज़ हो। जितनी वैल्यू इंक्रीज़ होगी उतना मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स भी बढ़ेगा, लोगों का इंटरेस्ट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फंड आप कंपनी में रेज कर सकेंगे। क्वालिटीज़ क्या है? फर्स्ट है सिंप्लिसिटी। अगर आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो मिनिमम नंबर ऑफ द सिक्योरिटीज़ का आपको यूज़ करना चाहिए। बिजनेस इन द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा जो आप फंड रेज करोगे वो कहाँ से करोगे? ऑर्डिनरी शेयर से या फिर प्रेफरेंस शेयर से, और डेप्ट का यूज़ कम से कम करना चाहिए। क्योंकि डेप्ट अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, अगर आपका प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आपको चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, लेकिन डेप्ट होल्डर्स को तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ता है। लेकिन इक्विटी होल्डर्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपका प्रॉफिट होता है तभी आप उसको डिविडेंड पे करते हैं। सेकेंड वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू टाइम आप उसके अंदर चेंजेस कर सकें। मान लो अगर आपकी साइज़ बढ़ रहा है, बिजनेस का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपके पास ऐसे सोर्सेज हो कि आप कैपिटल को रेज कर सकें, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसी टाइम आप कैपिटल को रिड्यूस भी कर सकें। ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड इज़ मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे मेन पॉइंट आता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रिटर्न होता है जो आप इन्वेस्टमेंट के बदले में लेते हैं। मतलब अगर आपने डेप्ट से पैसा लिया है तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है उसके थ्रू आप कितना फंड इरेज कर रहे हैं, मिनिमम रिटर्न्स होता है ऑफ द इन्वेस्टमेंट का, उसे बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो आपने पैसा बाहर देना है, जो इंटरेस्ट आपने पे करना है, जो डिविडेंड आपने पे करना है, वो कम से कम होना चाहिए, ताकि जो आप पैसा, मान लो एक कंपनी में प्रॉफिट हुआ है 1000 रुपीज़, अगर आपने डिविडेंड और इक्विटी शेयर्स को मिलाकर 500 रुपीज़ जो है पे कर दिया आउटसाइडर्स को, डेप्ट होल्डर्स को भी और शेयर होल्डर्स को भी, तो आपके पास बनते हैं सिर्फ 500। उस 500 से आपने अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफ़िल करना है, और कोई भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है उसके लिए भी ज़रूरत है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें इतना काम नहीं चलेगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना चाहिए जो इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम आए। अगर हमें 1000 का रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम उसमें 200 रुपीज़ का ही बाहर दें इंटरेस्ट और डिविडेंड को मिला के, तो हमारे पास 800 रुपीज़ बचते हैं। उस 800 का हम यूज़ कर पाएंगे अपनी कंपनी में, ताकि हम उसे रिटेन कर सकें, अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फिलफिल कर सकें।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैक्सिमम रिटर्न्स। जो रिटर्न होता है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैक्सिमम रिटर्न क्या होता है, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो ऑब्वियसली आपका जो रिटर्न है वो ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम रिटर्न्स का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ लेस देन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना आपको इन्वेस्टमेंट में से रिटर्न मिले उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कम ही पे करनी पड़े। मान लो आपने इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर आपको रिटर्न तो मिल रहा है 10,000 रुपीज़ का, लेकिन आपको पे करना है वो 12,000 रुपीज़, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका बिज़नेस कोई प्रॉफिट में अर्न नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, लॉस होगा तो बिज़नेस बंद करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम रिटर्न्स होने चाहिए कि आपको रिटर्न तो ज़्यादा मिले लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे कम रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिनिमम रिस्क। जो आप रिस्क बोरो करते हो, सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें होता है अगर आप फंड उधार लेते हो। अगर आप उधार ले रहे हो मनी, उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही करना पड़ता है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो इस तरह का बनाना चाहिए कि आपका जो रिस्क है वो कम से कम रहे। एडिक्वेट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए मनी चाहिए होती है उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। ये कैश फॉर्म में होता है या फिर वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसके अंदर इंक्लूड होती है जो लेस देन 1 ईयर, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। तो एडिक्वेट लिक्विडिटी मतलब कि इस फॉर्म में हमारे पास पैसा होना चाहिए, हम अपने शॉर्ट टर्म डेप्ट जो होते हैं उसको टाइम टू टाइम रीपे कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर्स को पूरा करने के लिए, समझने के लिए हमें उसकी थ्योरीज को समझना होगा। मतलब थ्योरीज हेल्प करती है हमें डिसाइड करने में कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम कैसे बने, जिससे हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म जो वो इंक्रीज हो सके। थ्योरीज कौन सी है, फर्स्ट वन इज नेट इनकम अप्रोच, सेकेंड इज नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, थर्ड इज मोडिग्लानी एंड मिलर अप्रोच, फोर्थ पॉइंट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। अब करेंगे फर्स्ट इज नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच क्या होती है, ये हमारा जो कंसेप्ट है वो दिया था डुरांट ने। और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर है जो हमारी इफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ द फर्म को। ये तो पहले भी बताया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट करता है। तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए कि अगर हम डेप्ट को इंक्रीज़ करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिक्रीज़ होती है और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो बढ़ जाती है। अब ये कैसे होता है, अगर हम डेप्ट को बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही है, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, क्योंकि डेप्ट क्या होते हैं, हमारे चीपर सोर्स होते हैं। अगर हमने डेप्ट पे करना है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट लगेगा 10%। अगर हमें वही डिविडेंड पे करना हो तो वो बनना पड़ता है हमें 15% के ऊपर। मतलब कि डेप्ट क्या है, हमारे चीपर सोर्स होते हैं, जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे डिविडेंड होल्डर्स को उससे ज़्यादा पे करना पड़ता है। अगर हम डेप्ट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा इरेज कर रहे हैं तो हमें क्या हुआ, डेप्ट हमारा ज़्यादा है, इक्विटी हमारी कम है। डेप्ट होल्डर्स को आप पैसा दे रहे हो, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को उससे कम पैसा दे रहे हो। मान लो आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं, अगर आपने डेप्ट शेयर होल्डर्स आपने डेप्ट लिए हैं, आप उनको 10% के हिसाब से दे रहे हो, ठीक है, लेकिन डिविडेंड होल्डर्स को कितने हिसाब से देने पड़ रहे हैं, 15% के हिसाब से। इसका मतलब क्या है कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कम ही जाएगी ना, एज़ कम्पेयर टू हमारी इक्विटी जो बढ़ती है उससे, ठीक है। तो जब हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म जो अपने पे इंक्रीज़ हो जाएगी। वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज़ होगी तो क्या होगी, मार्केट प्राइस जो है वो शेयर्स का जो मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वही है, अगर डेप्ट डिक्रीज़ हो रही है मतलब आप इक्विटी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, जहाँ आप 10,000 रुपीज़ 10% पर आप रेज़ कर सकते थे, वहाँ आपने 10,000 रुपीज़ 15% के हिसाब से रेज़ करे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको अब 10,000 के ऊपर 15% देना पड़ेगा। जब हमारे को डेप्ट इंक्रीज़ किया तो हमें कितना देना पड़ रहा था, 10% देना पड़ रहा था, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही थी। लेकिन अब डेप्ट जो है वो डिक्रीज़ कर दिया आपने, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से ज़्यादा लिए, इक्विटी शेयर होल्डर का 15% पे करना पड़ रहा है, तो इससे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है वो ज़्यादा होगी। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम ज़्यादा पे कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अब पैसे कम रहेंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हमारी इससे डिक्रीज़ हो जाएगी। वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज़ होती है, जो मार्केट प्राइस होता है वो शेयर्स का वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब वैल्यू ऑफ द फर्म है, अब वैल्यू ऑफ द फर्म हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो होता है ई प्लस डी। ई क्या है, इक्विटी, डी क्या है हमारा डेप्ट। इक्विटी और डेप्ट को मिला के हमारी बनती है वैल्यू ऑफ द फर्म। अब जो ये है डेप्ट इंक्रीज़ होता है, डेप्ट डिक्रीज़ होता है, इसका वैल्यू ऑफ द फर्म पर कैसे इफेक्ट पड़ता है हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक कंपनी की एनुअल ऑपरेटिंग इनकम हुई है 2 लाख रुपीज़, फर्म में 10 लाख रुपीज़ डिबेंचर के थ्रू रेज करे, जिसके ऊपर से 10% क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कितनी है हमारी, 12.5% है, और हमने कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ द फर्म को। कैसे करते हैं, पहले हमने ले लिया नेट ऑपरेटिंग इनकम, मतलब इनकम बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितनी हुई है 2 लाख रुपीज़ की।
अब करो डिबेंचर्स को इंटरेस्ट करो। 1 लाख कैसे आएगा? अगर हम 10 लाख का हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपीज़ आ गए, इंटरेस्ट हो गया। अब लेस करना है, इसको लेस करा। 2 लाख हमारी टोटल इनकम थी, 1 लाख रुपीज़ हमने किसको दे दिया? डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया। तो इक्विटी होल्डर्स के लिए हमारे पास कितने मनी रखी? 1 लाख रुपीज़ आएंगे। अब 1 लाख रुपीज़ एक अर्निंग हुई इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो मार्केट वैल्यू, इक्विटी की मार्केट वैल्यू थी क्या? मार्केट वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे? 1 लाख को डिवाइड कर देंगे, जो हमने कॉस्ट देनी है इक्विटी शेयर होल्डर्स को 12.5%। तो कितनी आ गई? 8 लाख रुपये, 8 लाख रुपीज़ आ गई। तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट कितनी है हमारी? 10 लाख रुपीज़। तो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी? इक्विटी और डेप्ट को हम प्लस कर देंगे तो हमारी कितनी आ गई? 18 लाख रुपीज़। ठीक है, ये आ गई टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म की। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे डिटरमाइन करते हैं? जो आपने परसेंटेज लिया डेप्ट इंटरेस्ट का, मतलब कि जो आपने डेप्ट होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है वो, उसको करेंगे टोटल डिबेंचर को डिवाइड कर दिया हमने वैल्यू ऑफ द फर्म को, प्लस किससे करेंगे? जो हमारे पास इक्विटी आती है और उसको डिवाइड कर दिया 8 लाख डिवाइड बाय 18 लाख। 8 लाख की हमारी जो इक्विटी अर्निंग्स हुई है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है जितनी वो आएगी, और टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ गई? 11.11%। ठीक है, अब क्या किया हमने? ये तो हमारी सिंपल एग्जांपल था कि हमारी इतनी डिबेंचर है, इतनी हमारी इक्विटी है, तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई। अब लेकिन जब हमारा डेप्ट इंक्रीज होता है तो क्या होता है उसको देखो। जैसे हमारा डेप्ट जब इंक्रीज़ कर दिया हमने 4 लाख, पहले कितना था? 10 लाख, अब हो गया 4 लाख। तो टोटल कितना आ गया? 14 लाख का हो गया। अर्निंग कितनी थी? 2 लाख की। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना जाएगा? 14 लाख का 10% कर दो, 1,40,000। अर्निंग अवेलेबल कितनी है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास? 2 लाख में से 1,40,000 माइनस कर दें, कितनी अवेलेबल हो जाएगी? 60,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगी? अर्निंग जो भी अवेलेबल है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल जो उनकी इक्विटी शेयर्स की परसेंटेज थी 12.5% से। तो हमारे पास मार्केट वैल्यू इक्विटी की कितनी आ गई? 4,80,000। मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट कितनी थी? 14 लाख। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी बन गई? दोनों का प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा? 18,80,000। कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि जो टोटल आपकी ऑपरेटिंग इनकम हुई है उसको ही डिवाइड कर दो वैल्यू ऑफ द फर्म से। तो कितना आ गया? 10.63%। मतलब क्या है? जैसे ही आपने डेप्ट इंक्रीज़ किया वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो गया? वो इंक्रीज़ हो रही है। अब सेकंड हमने पॉइंट देखा था कि अगर डेप्ट डिक्रीज़ हो जाता है तो क्या होता है? डेप्ट क्या हो गया? रिडीम कर दिया हमने 4 लाख। 10 लाख पहले था, 4 लाख हमने रिडीम कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा? 6 लाख बचा। इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया तो कितना आ गया? 60,000। अर्निंग अवेलेबल कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास? इसमें से माइनस कर दो, 1,40,000। वही है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिटरमाइन करी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट 6 लाख थी, इन टोटल का वैल्यू को प्लस कर दिया तो टोटल मार्केट वैल्यू किसकी आ गई? फर्म की आ गई। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? 11.62%। इसका मतलब क्या है? जैसे ही आपने डेप्ट को डिक्रीज़ किया, जैसे ही डेप्ट को आपने डिक्रीज़ किया तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी हमारी? जैसे ही आपने डिक्रीज़ कर दिया तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, और सॉरी डिक्रीज़ होगी, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हमारी? इंक्रीज़ होगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज़ हो रही है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हमारी? इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये है नेट इनकम अप्रोच। ओके गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।